एज वेल एज ऑडिबल। एक बार ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को दोस्तों कंफर्म कर लेना। दिस इज़ अ लाइव सेशन, तो थोड़ा सा ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को एक बार कंफर्म करोगे सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। राइट, द टॉपिक ऑफ डिबेट इज सावरकर, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। टुडे is 142nd birth anniversary of Swatantra Veer Vinayak Damodar Savarkar. A And chance from to the shadow. morning itself, I am getting lots of messages on the personality of Savarkar ji. आई कैन सर्टनली सी, कल नेहरू जी का बर्थडे था, आज सावरकर जी का बर्थडे है, तो देर इज पैल्पेबल हेट विद इन आवर कंट्री। ये पैल्पेबल हेट जो है, इट इज़ अगेंस्ट सावरकर, इट इज़ अगेंस्ट नेहरू। सो इन दिस हाईली पोलराइज पॉलिटिकल डिबेट, वेदर नेहरू वॉज राइट, वेदर गांधी वॉज राइट, और वेदर पटेल वॉज राइट और सावरकर वॉज राइट, यही डिबेट के ऊपर आई एम गोइंग टू टच एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। जिस तरीके से हम लोगों ने आज तक इतिहास पढ़ा, या फिर जिस तरीके से हम लोगों को पढ़ाया गया है, दिस इतिहास और हिस्ट्री इज ऑलवेज स्प्रिंकल्ड विद द हेट। अगर आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को एफिलिएट करते हो, तो यू आर नेवर गोइंग टू लाइक द अदर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी या फिर अदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। बट वाई इट इज़ लाइक दैट? इंडिया जो है, इट हैज़ बिन क्रिएटेड बाय द मल्टीपल पॉलिटिकल लीडर, इंक्लूडिंग सावरकर, इंक्लूडिंग गांधी, इंक्लूडिंग नेहरू, इंक्लूडिंग पटेल, इंक्लूडिंग बोस। एंड इवन इफ यू आर सपोर्टिंग वन ऑफ देम, इसका मतलब ये नहीं है ना कि अदर पॉलिटिकल लीडर इज वर्थलेस या फिर अदर पॉलिटिकल लीडर हैज़ नॉट डन एनीथिंग फॉर योर कंट्री। एंड आज यही चीज़ के ऊपर आई एम गोइंग टू टॉक एग्जैक्टली व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सावरकर। सावरकर की आइडियोलॉजी एग्जैक्टली क्या थी? सावरकर, व्हाई ही इज सो मच हेटेड फिगर इन आवर कंट्री, whereby lots of people not only curse him but also don't want to understand the politics that was played by the Savarkar. तो लेट्स एंटर इनटू दिस टॉपिक गाइस, बट अगेन एक बार जो है ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को यार कंफर्म करोगे। ओके, लेट्स मूव टू द टॉपिक देन। ओके, कंफर्म द ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी आल्सो गाइस, साइड बाय साइड। राइट, क्लियर, परफेक्ट, सिंपल। आई होप दैट इट इज क्वाइट क्लियर, सिंपल। ओके, क्लियर है। थोड़ा सा एक 2-4 सेकंड का, 1 मिनट का जो है लैग होता है इसमें। ओके, बट आई एम गेटिंग द मैसेजेस दैट एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, सो इफ आई एम गेटिंग द मैसेजेस दैट एवरीथिंग इज क्लियर, देन विल टेक इट फॉरवर्ड देन। राइट, आगे बढ़ लेते हैं फिर। क्लियर है, नो इश्यूज? यस, क्लियर, क्लियर, परफेक्ट, गुड, देन लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। ओके, आगे बढ़ लेते हैं फिर, एक एक करके जो है विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली सावरकर्स आइडियोलॉजी एंड आफ्टर सावरकर का कॉन्ट्रीब्यूशन वाज फॉर द सेक ऑफ द नेशन। तो लेट्स एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक नाउ गाइस। नाउ सबसे पहले तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द सावरकर और द पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ द सावरकर। एग्जैक्टली 1900 से लेके 1904 से लेके 1947 के बीच में सावरकर का पॉलिटिकल एक्टिविटी कैसे रहा है। Thereafter, we will try to decode the political understanding, that is ideology of the Savarkar ji. And thereafter, we are going to have a very very neutral conclusion कि सावरकर ने जो चीज़ें की वो क्यों की, एंड जो आइडियोलॉजी उन्होंने सपोर्ट करके रखी थी वो एग्जैक्टली क्यों उन्होंने सपोर्ट करके रखी। तो लेट्स एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ऑब्वियसली सावरकर जी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सावरकर जी वॉज बॉर्न इन चित्पावन ब्राह्मण फैमिली। चित्पावन ब्राह्मण फैमिली में जब ही वॉज बॉर्न, इनफैक्ट सावरकर जी के खिलाफ जो इंडिया में हेट है, दिस पर्टिकुलर हेट एमेनेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फैक्टर इटसेल्फ। अगर हम लोग चित्पावन ब्राह्मण फैमिली की अगर बात करें, तो दिस सेम फैमिली वाज ऑफ द पेशवा आल्सो, एंड पेशवा जो है दे वर ऑन द कस्प ऑफ कैप्चरिंग एंटायर इंडिया। बाजीराव द ग्रेट, बाजीराव द ग्रेट वाज द पेशवा इन बिटवीन 1720 से लेके 1740। ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ कैप्चरिंग दिल्ली 1737 में, but ultimately he decided not to capture Delhi, not to capture the throne of Delhi. And ever since that period of the time, कहीं ना कहीं तो चित्पावन ब्राह्मण फैमिली के ऊपर इंडिया की पॉलिटिकल एलाइट का ये एलिगेशन रहा है कि वो जब दिल्ली आप कैप्चर नहीं कर पाए, तो दैट पॉलिटिकल स्ट्रगल कंटिन्यूड। इनफैक्ट अगर आप इंडिया की नेशनल मूवमेंट भी देखोगे, तो नेशनल मूवमेंट में तिलक बिलोंग टू चित्पावन ब्राह्मण फैमिली। वैसे अगर हम लोग बात करें, तो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनके कुछ फाउंडिंग फादर जो है, दे ऑल्सो बिलोंग टू द चित्पावन ब्राह्मण फैमिली। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द हेट, जाति वर्ण इंडिया में आज भी मैटर करता है। आप भले ही पॉलिटिक्स में आप कितना भी बोलो कि जाति वर्ण मैटर नहीं करता, या फिर इंडिया इज वन, हिंदू इज वन, बट एट द ग्राउंड लेवल दिस इज द हॉरिबल रियलिटी। कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, सिंस ही वाज स्टेइंग इन नासिक पुणे वाला एरिया, he was under the heavy influence of obviously Lokmanya Tilak ji. Lokmanya Tilak was a father of the militant extremism in our country.
मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर मास पॉलिटिक्स खेल के लोगों को अराउज करना फॉर द मास पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ द स्वराज एज वेल एज इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। एंड लोकमान्य तिलक जी ने एक डेक्कन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा था। अंडर दिस इंस्टीट्यूशन फर्ग्यूसन कॉलेज को एस्टैब्लिश करने का काम भी तिलक जी ने किया था। एंड सावरकर जी इनिशियल टाइम पीरियड में यही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड आफ्टर यू कैन से दैट कि फर्ग्यूसन कॉलेज से एफिलिएटेड भी रहे। When he was affiliated with the Dakhan Education Society as well as Ferguson College, in the initial time period itself, कहीं ना कहीं पे तो जो है सावरकर जी मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म इन द सेंस दैट की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, एंड यही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए इनिशियल टाइम पीरियड में इन्होंने मित्र मेला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन भी निकाल के रखा था। इनफैक्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड बाय हिज एल्डर ब्रदर दैट इज गणेश सावरकर। Over a period of the time in 1904 or 1906, historians are still divided कि exactly Mitra Mela got converted into Abhinav Bharat in which year, but ultimately this organization was got converted into Abhinav Bharat. Abhinav Bharat means Young India, and Young India नाम का जो organization सावरकर जी ने बना के रखा हुआ था, it was created because सावरकर जी himself was heavily influenced by the Italian revolutionary called Mazzini. Mazzini नाम के एक Italian revolutionary रहे हैं। एंड मैजिनी ने अपने लाइफ टाइम में 1870s में मल्टीपल रेवोल्यूशनरी लिटरेचर लिखे, जिसमें मैजिनी का सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन नाम के बुक में मैजिनी ने एग्जैक्टली बता के रखा था हाउ टू वेज रेवोल्यूशन, व्हाट शॉल बी द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की मोडस ऑपरेंडी जो है थ्री फोल्ड होती है हमेशा। रेवोल्यूशन अगर आपको कैरी आउट करना है तो सबसे पहले जो यू नीड टू कैरी आउट असैसिनेशन। पॉलिटिकल असैसिनेशन कैरी आउट करने के पीछे का रीज़न होता है टू स्ट्राइक फियर इनटू द मासेस ऑफ द रूलर। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम जब रूलर का आप असैसिनेशन करते हो या फिर रूलर के ब्यूरोक्रेट का आप असैसिनेशन करते हो, इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू अराउज द ऑर्डिनरी पब्लिक। तो आप ऑर्डिनरी पब्लिक को भी अराउज करोगे, आप रूलर जो है इनके माइंड में फियर स्ट्राइक करोगे। वंस असैसिनेशन का पर्पज हैज बीन ऑब्जेक्टिव, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज डकैती। डकैतीज आर इंपॉर्टेंट। रूलर से एसोसिएटेड आप ही के लोग जो रूरल के लिए काम कर रहे हैं, रूलर के लिए सॉरी, तो उनके घर में आप डकैती करो, बिकॉज वो पैसा जो आप लूट के लेके आओगे, यही पैसों से कहीं ना कहीं तो आपको आर्म्स एंड एमिनेशन खरीदने पड़ेंगे। एंड ये आर्म्स एंड एमिनेशन आप ऑर्डिनरी लोगों के हाथ में देके मिलिट्री कॉन्स्पिरसी करोगे। मिलिट्री कॉन्स्पिरसी के दो एंगल होते हैं, पहले तो आपके लोग कॉन्स्पिरसी या फिर रेवोल्यूशन के लिए रेडी हो, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम कोई ना कोई तो फॉरेन कंट्री आपको सपोर्ट करे। ये चीज़ें जो है आपको इंडिया के रेवोल्यूशन में हमेशा दिखाई देगी। भगत सिंह जी ने पॉलिटिकल असैसिनेशन करवाए, वैसे ही डक्का अनुशीलन समिति ने बर्रा डकैती नाम की डकैती 1908 में करके रखी थी। वही आपको दिखाई देगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने काकोरी डकैती, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरसी इफ यू माइट हैव हर्ड, 1925 में करके रखी थी। एंड मिलिट्री कॉन्स्पिरसी विद द फॉरेन गवर्नमेंट का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सुभाष चंद्र बोस जी, जो एडोल्फ हिटलर एंड आफ्टर जर्मनी के साथ एफिलिएटेड हुए थे सो दैट their army can help India to gain its independence against British government। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में कहीं ना कहीं तो हुई है, बट वी कैन से दैट स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर वाज पायोनियर ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर एक्टिविटीज इन आवर कंट्री। ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था कि स्कूल कॉलेजेस में पेनिट्रेट करना है, एंड वहाँ पे जो यंगर जनरेशन नेशनलिस्ट रहे हैं, ये यंगर जनरेशन नेशनलिस्ट जो है वो क्रिएट करने, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम दे शॉल बी अगेंस्ट ब्रिटिशर एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके इंडिया में कहीं ना कहीं तो नियर फ्यूचर में आप इंडिपेंडेंट जो है लेके आओ। बट यही सारी चीज़ें करने के टाइम पीरियड में 1906 में लोकमान्य तिलक जी के ही बिहेव के ऊपर सावरकर जी जो है लंदन चले गए इन ऑर्डर टू कंप्लीट हिज लॉ डिग्री। फॉर दैट पर्पज सावरकर जी को शिवाजी स्कॉलरशिप देने का काम भी लोकमान्य तिलक ने ही 1906 में करके रखा हुआ था। एंड 1906 में अल्टीमेटली लोकमान्य तिलक जी वेंट टू लंदन। बट लंदन जाने के बाद भी कहीं ना कहीं तो लोकमान्य तिलक जी की, सॉरी सावरकर जी की जो है, माय मिस्टेक, सावरकर जी की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो रुकी नहीं। इनफैक्ट लंदन की अगर हम लोग बात करें तो इट वाज वन ऑफ द एपी सेंटर ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी विद इन इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। 1904, 1905, 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा नाम की एक पर्सनैलिटी रही है। एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा अपना एक जर्नल निकाला करते थे जिसका नाम था द सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजी जर्नल में वो हमेशा एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है वो जनरेट करने की कोशिश करते थे विद इन द पीपल हु आर स्टेइंग इन लंदन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका एक घर भी हुआ करता था जिसका नाम था इंडिया हाउस। ये इंडिया हाउस एक्टेड एज अ पेइंग गेस्ट या फिर पीजी फैसिलिटी फॉर दो स्टूडेंट
जो इंडिया से आए हुए हैं लंदन में इन ऑर्डर टू टेक द एजुकेशन, एंड दे आर पैट्रियोटिक इनफ टू वेज रेवोल्यूशन और टू कैरी आउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। इनफैक्ट अगर हम लोग यही इंडिया हाउस की अगर बात करते हैं तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी स्वतंत्र वीर सावरकर जी जो है ही है। बट सावरकर के साथ वी कैन से दैट कि यहीं पे मदन लाल धिंगरा, जिन्होंने करझन विली का असैसिनेशन किया था, एंड आफ्टर इवन लाला हरदयाल, जो लेटर ऑन काफ़ी प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी रहे हैं। इन्होंने अमेरिका में जाके गदर मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट भी किया था 1910 के अप्रॉक्सीमेटली। तो यहीं पे सावरकर जी भी रहते थे, एंड यहाँ पे रहने के साथ रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना, आस्किंग पीपल टू रिवॉल्ट और कैरी आउट रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये वाली एक्टिविटी करते ही रहे। यही टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सावरकर जी एंड आफ्टर गांधी जी के बीच में 1908 में एक डिबेट भी हम लोगों को दिखाई देती है। ये पर्टिकुलर डिबेट 1908-1909 में करझन विली के असैसिनेशन के बाद हुई, एंड करझन विली के असैसिनेशन के बाद सॉरी, करझन विली का असैसिनेशन जो है मदन लाल धिंगरा ने ही कैरी आउट किया था। इसके असैसिनेशन के बाद गांधी का एक विजिट था लंदन में, एंड लंदन में जो है बेसिकली एक ओपन डिबेट ऑर्गेनाइज करके रखी थी, द मीन्स एंड मेथोडोलॉजीज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। एंड यही पर्टिकुलर ओपन डिबेट में गांधी जी ने जब पार्टिसिपेट किया तो सावरकर जी ने भी पार्टिसिपेट किया। एंड यहाँ पे हम लोगों को गांधी एंड सावरकर की डिबेट भी दिखाई देती है। गांधी जी का हमेशा वो कहना रहा है कि सत्याग्रह अहिंसा इज गुड फॉर इंडिया। गांधी जी का कहना था कि आप नेशनलिज्म की अगर बातें करते हो तो लोगों को जब तक जेल में नहीं जाना पड़ता है, लोगों को जब तक डंडा नहीं पड़ता है, तब तक लोग नेशनलिज्म करेंगे। बट नेशनलिज्म के चक्कर में अगर लोग जेल में चले गए देन ऑब्वियसली वो बंदा वापस से कभी जिंदगी में नेशनलिज्म में नहीं आने वाला है। एंड दैट्स व्हाई यू रिमेन नॉन वायलेंट। आप नॉन वायलेंट रहोगे, आप कहीं ना कहीं पे तो विदाउट ब्रेकिंग लॉ काम करोगे, तो आपको जेल में जाना नहीं पड़ेगा, एंड दैट इज हाउ यू कीप द फ्लेम ऑफ नेशनलिज्म अलाइव इन कंट्री। जबकि सावरकर जी का कहना था असैसिनेशन, डकैती, मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी एंड क्विक सोल्यूशन। क्विक सोल्यूशन का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो हम लोगों को अंग्रेजों को इंडिया से जो फटाक से भगाना है। बट फिर ऑब्वियसली वॉयलेंस जब आप करते हो तो यू माइट बी अ नेशनलिस्टिक पर्सन। आप भले ही फॉर द कॉज ऑफ नेशन ये सारी चीज़ें कर रहे हो, अंग्रेजों के लिए लॉ इज देयर। ब्रिटिशर्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने असैसिनेशन किया तो आईपीसी की दफ़ा 302 आपके ऊपर लगने ही वाली है। एंड यही चीज़ें धीरे धीरे करके सावरकर जी के ऊपर आनी चालू हो गई। इट वॉज प्रिसाइजली 1910 अप्रॉक्सीमेटली जनवरी फरवरी 1910। कहीं ना कहीं तो हम लोगों को दिखाई देता है कि अनंत कान्हेरे वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ अभिनव भारत, ही किल्ड कलेक्टर जैक्सन ऑफ नासिक। कलेक्टर जैक्सन जो वॉज अ नोटोरियस कलेक्टर एट अ ग्राउंड लेवल। तो कलेक्टर जैक्सन का असैसिनेशन करने के बाद अनंत कान्हेरे को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने धर लिया, एंड अनंत कान्हेरे को जो टॉर्चर दिया उसमें अनंत कान्हेरे अल्टीमेटली स्पिल्ड द बिन कि एग्जैक्टली किस तरीके से अभिनव भारत वॉज क्रिएटेड, मित्र मेला वॉज क्रिएटेड, एंड यही ऑर्गेनाइजेशन को आर्म्स का सप्लाई करने का काम स्वतंत्र वीर के सावरकर कर रहे। सावरकर लंदन में बुक के अंदर गन छुपा के इंडिया में भेजा करते थे उस जमाने में, यही एक बंदूक दैट इज ब्राउनिंग 20, ये कलेक्टर जैक्सन जो नासिक के कलेक्टर थे उनके असैसिनेशन के लिए अनंत कान्हेरे ने यूज भी की थी। तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट वाज क्वाइट इनफ इन ऑर्डर टू ट्राई सावरकर। भले ही सावरकर जी ने असैसिनेशन नहीं किया, ही बिकेम ए को कॉन्स्पिरेटर, एंड मार्च 1910 में ही सावरकर जी को जो है लंदन में अरेस्ट किया गया। लंदन में अरेस्ट करने के बाद आपने वो स्टोरी सुनी ही होगी कि सावरकर जी ट्राई टू एस्केप। बट एस्केप करना जो है ये हमेशा सावरकर जी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं तो लांछन लगाता है। सावरकर को जो है हमेशा इस बात के ऊपर क्रिटिसाइज भी किया जाता है ही ट्राइड टू एस्केप, या फिर यू कैन से दैट ही ट्राइड टू इवन बेसिकली आस्क फॉर द मर्सी पिटिशन। बट एस्केप वाला एंगल या फिर मर्सी पिटिशन वाला एंगल यू नीड टू अंडरस्टैंड, एट द एंड ऑफ द डे नेशनलिज्म इज अ पॉलिटिक्स। एंड नेशनलिज्म जब पॉलिटिक्स होता है तो ये नेशनलिज्म का पॉलिटिक्स जो है आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपके लिए या फिर सिटिंग एट होम नेशनलिज्म नेशनलिज्म बोलना जो है काफ़ी आसान है, बट जो बंदा नेशनलिज्म के लिए काम करता है वो बंदे के लिए तो हमेशा नेशनलिज्म एक पॉलिटिक्स ही होता है ना। एंड पॉलिटिक्स जो है वो देश के भले के लिए किया जाता है या फिर खुद के भले के लिए किया जाता है, यू टेल मी। आज आप इंडिया के कोई भी लीडर को पकड़ के चलो, वो जब पॉलिटिक्स करता है तो अपना घर भरने की कोशिश करता है, फिर देश के भले की बातें करता है। कोई नहीं आपको मिलेगा जो देश के भले के लिए कोई चीज़ें करेगा, हर बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ आपको दिखाई देगा फॉर द सेक ऑफ हिज ओन बेनिफिट या फिर हिज गद्दी। एंड यही चीज़ हुई सावरकर जी जो है, इनको इस बात के लिए हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है कि सावरकर ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट, एंड लेटर ऑन सावरकर जी ने जो मल्टीपल मर्सी पिटिशन भी भेज के रखी थी।
एंड ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो सावरकर का क्रिटिसिज्म होता है, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज एंटी नेशनल इन आवर कंट्री। ये वो लोग बोलते हैं जो जिनको नेशनलिज्म का जो है एन भी नहीं पता। एट द एंड ऑफ द डे एज आई टोल्ड यू कि पूरा का पूरा इंडिया का नेशनलिज्म वॉज पॉलिटिक्स, एंड ये पर्टिकुलर पॉलिटिक्स जो है अब हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक काफ़ी बड़े हिस्टोरियन रहे हैं रंजीत गुहा। रंजीत गुहा एक सबल्ट्रान हिस्टोरियन है। एंड रंजीत गुहा जो है, इन्होंने बेसिकली सबल्ट्रान हिस्टोरियोग्राफी या फिर सबल्ट्रान हिस्ट्री नाम का अपना एक बुक भी लिख के रखा है। ये सबल्ट्रान हिस्ट्री इज बेसिकली क्रिटिक नॉट ओनली ऑफ द सावरकर, सावरकर जी का तो क्रिटिक इन्होंने किया ही, बट यही बुक इज ऑल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ द गांधी, नेहरू एंड अदर लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। अल्टीमेटली रंजीत गुहा ने कुछ काफ़ी सीवियर क्रिटिसिज्म इंडिया के नेशनल लीडर का हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म नेहरू फैमिली का है। नेहरू फैमिली की बात करें तो 1919 में नेहरू फैमिली ने अपना लॉयरशिप छोड़ दिया। एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम नेहरू फैमिली वॉज द रिचेस्ट लॉयर फैमिली ऑफ आवर कंट्री। एंड रंजीत गुहा का कहना आ गया कि अगर 1919 में नेहरू फैमिली अपना लॉयरशिप छोड़ के नेशनलिज्म में आ रहा है, तो बाहर आके वो बोलने ही वाले हैं ना कि वॉट एवर वी आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ नेशन। बट रियल गेम क्या था, वॉट इज द हिडन एजेंडा? द हिडन एजेंडा वॉज प्लेन एंड सिंपल कि कहीं ना कहीं तो नेहरू फैमिली को इंडिपेंडेंस इंडिया का दिख रहा है, सराल दिख रहा है, गांधी जी इंडिया में है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट इंडिया में इज अबाउट टू गेटिंग लॉन्च, एंड फिर इंडिया की मल्टीपल पॉलिटिकल फैमिलीज या फिर मल्टीपल लॉयर फैमिलीज ने जो इसका फायदा उठाना इंडिया में चालू कर दिया। नॉट ओनली नेहरू फैमिली बट ऑल्सो यू कैन से दैट चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास फैमिली ने भी 1919 में अपना पॉलिटिकल करियर चालू किया बाय लीविंग द लॉयर बिजनेस। एंड ये करने के पीछे का रीज़न बड़ा प्लेन एंड सिंपल था, स्वराज आने वाला है, एंड स्वराज अगर आएगा तो कहीं ना कहीं तो जो है हम लोग मलाई खाएंगे। ऑब्वियसली अब इंडिपेंडेंट आएगा, स्वराज आएगा, वॉट एवर द केस माइट बी, तो एक गवर्नमेंट बनेगा, एंड गवर्नमेंट में फिर लॉयर ही तो होते हैं ना सबसे ज़्यादा। एंड दैट वॉज द वेरी श्रूड डिसीजन दैट वॉज टेकन बाय चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। एंड जब बेसिकली 1920 की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई, तो इन्होंने कांग्रेस को ही ब्रेक डाउन करके गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करना चालू किया बाय क्रिएटिंग देयर ओन कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो यहाँ पे आप पॉलिटिक्स देखना चाहोगे या फिर देशभक्ति देखना चाहोगे? अगर देशभक्ति के हिसाब से देखोगे देन यू विल सी कि नेहरू एंड चित्तरंजन दास से बढ़िया पर्सनैलिटी नहीं है। ये लोगों ने देश के लिए ये त्याग दे दिया। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम आप पॉलिटिक्स से देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द हिडन इंटरेस्ट इन बिटवीन दैट। वही चीज़ जो है सावरकर के ऊपर भी तो लगती है ना। सावरकर जब एस्केप करने के लिए कोशिश करते हैं या फिर सावरकर जो है कहीं ना कहीं तो मर्सी पिटीशन लिखते हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट तो होने ही वाला है। दैट इज द इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द ईच एंड एवरी पॉलिटिकल लीडर। इनफैक्ट इसके ऊपर सावरकर को आज क्रिटिसाइज किया जाता है, उस जमाने में कभी किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, ना गांधी ने क्रिटिसाइज किया ना नेहरू ने क्रिटिसाइज किया। एंड इनफैक्ट गांधी एंड thereafter सावर नेहरू ने बहुत जगह पे तो सावरकर को जो सपोर्ट दे के रखा था इन हिज मर्सी पिटीशन कि अगर आप नॉन वायलेंट वे छोड़ के अगर पीसफुल तरीके में आ रहे हो देन यू आर वेलकम इन दैट रिगार्ड। इट्स जस्ट दैट कि आज का पॉलिटिक्स इतना अगली हो चुका है कि विदाउट सोचे समझे अगर आप अंग्रेज़ों के साथ कॉपरेशन कर रहे हो तो आप बेसिकली बेवकूफ़, पागल, एंटी नेशनल, एंड अगर आप अंग्रेज़ों के खिलाफ गोली खा रहे हो तो आप हीरो। ऐसा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स बिहाइंड द नेशनलिज्म। अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड इट आप कभी समझ नहीं पाओगे कि एक लीडर ने जो चीज़ें की वो क्यों की। वैसे ही एक क्रिटिसिज्म रंजीत गुहा का यू कैन टेक सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो है रंजीत गुहा ने बहुत ही सीवियर क्रिटिसिज्म दे के रखा हुआ है कि थ्रू आउट हिज लाइफ सुभाष चंद्र बोस कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने तो 1939 में अपना एक कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना के रखा था। बट फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू चालू हुआ 1939 में, सुभाष चंद्र बोस सॉ कि देयर इज अपॉर्चुनिटी इन अलायंस विद द जर्मनी, तो जर्मनी के साथ सुभाष चंद्र बोस अलाइड भी हो गए। एंड सुभाष चंद्र बोस जो थ्रू आउट अपने लाइफ लेफ्टिस्ट लीडर रहे हैं, जब आप जर्मनी के साथ अलाय करोगे दैट इज फासिज्म के साथ, तो ऑटोमेटिकली सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप को राइट विंग लीडर में कन्वर्ट कर लिया ना। तो आपको यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉर द सेक ऑफ द इंटरेस्ट या फिर पर्सनल गेन चेंज होती हुई दिखाई देगी। नेहरू, चित्तरंजन दास इज अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको पर्सनल इंटरेस्ट के लिए चेंज होती हुई दिखाई देगी। वही चीज़ जो कहीं ना कहीं तो सावरकर ने भी की कि सावरकर की आप बातें करोगे तो ये चीज़ें अल्टीमेटली इट वॉज देयर। एंड सावरकर हमेशा ये बात को जस्टिफाई किया करते थे ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड ही वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जिस तरीके से यू कैन से दैट कि औरंगजेब के सामने सरेंडर किए,
तो वही चीज़ कहीं ना कहीं तो सावरकर ने बोल के रखी थी कि यू नीड टू सरेंडर इन ऑर्डर टू प्ले द लार्जर गेम। छत्रपति शिवाजी महाराज 1665 में पुरंदर में बैठ के अगर ये आइडिया अपना के बैठे कि नहीं, अगर एनिमी अगर मेरे घर में आ रहा है तो मैं मर जाऊंगा बट मैं पीछे नहीं हटूंगा, देन महाराज वुड हैव नेवर बिकम महाराज। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो कभी कभी दो बेसिकली स्टेप जो आपको पीछे आने पड़ते हैं, एंड दैट इज द एंगल दैट यू नीड टू अल्टीमेटली अंडरस्टैंड। तो ये पर्टिकुलर एंगल जो है कहीं ना कहीं तो आप जो है हमेशा दिमाग में रखोगे वेन एवर यू आर क्रिटिसाइजिंग सावरकर हैंस फोर्थ। ऐसा नहीं है कि सावरकर हर जगह पे राइट है, ऐसा भी नहीं है कि गांधी नेहरू बोस या फिर चित्तरंजन दास हर जगह पे राइट है। हर पॉलिटिकल लीडर अपने लिमिटेशन के हिसाब से पॉलिटिक्स खेलता है, एंड वो लिमिटेशन जब आप समझोगे तो धीरे धीरे वो न्यूट्रलिटी के ऊपर आप आओगे, अदरवाइज यू विल जस्ट बिकम अ हेट मॉन्जरर। डोंट फॉल इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रैप। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली यही पर्टिकुलर दिस इज अनंत कान्हेरे बाय द वे केस में अल्टीमेटली यू कैन से दैट कि नासिक कॉन्स्पिरसी केस में इनको अंडमान निकोबार आइलैंड के जो सेल्यूलर जेल है वहाँ पे भेजा गया। ऑब्वियसली सेल्यूलर जेल के जो टाइम है यू कैन से दैट कि इनके वो काफ़ी बुरे रहे सावरकर जी के। सेल्यूलर जेल जो है इट वॉज क्वाइट नोटोरियस। इनफैक्ट सेल्यूलर जेल ब्रिटिशर्स ने बना के रखा था 1857 में। 1857 में जो सेल्यूलर जेल ब्रिटिशर्स ने बना के रखा हुआ था, इसको बनाने का पर्पज़ ही वो था कि जो बंदा क्रिटिसाइज करेगा अंग्रेजी रूल को या फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जिसने पार्टिसिपेट करके रखा था, उनको यहाँ पे भेजना है एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड यहाँ पे जो उनको टॉर्चर देना है। तो सेल्यूलर जेल इज ऑलवेज नोन फॉर एज टॉर्चर, एंड ये टॉर्चर के बीच में जो है क्लेमेंसी पिटीशन बनते ही बनते हैं। इनफैक्ट क्लेमेंसी पिटीशन इंडिया के हर एक रेवोल्यूशनरी जो है कहीं ना कहीं तो भेजे हुए हैं। We can take lots of examples. Savarkar is not the only person to basically ask for the clemency या फिर you can say that की mercy. As early as 1908 की अगर हम लोग बात करते तो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशनरी रहे हैं उस जमाने में, जिनका नाम है औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष का नाम शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, पर जिस भारत माता पे आज आपको गर्व है, ये भारत माता वाला कंसेप्ट ही औरोबिंदो घोष का है। भारत माता का अर्लीस्ट पेंटिंग डिपिक्ट करना, भारत माता वाला कंसेप्ट लाना, ये सारे काम इनके हैं। भारत इज अ मेल नेम, ये एक मर्दाना नाम है, पुरुष का नाम है। तो वो माता कैसे हो गई? अल्टीमेटली व्हेन यू ट्राई टू कन्वर्ट अ फेमिनाइन पावर और सॉरी यू ट्राई टू कन्वर्ट अ मेल पावर इनटू अ फेमिनाइन पावर, उसके पीछे भी डीप रूटेड पॉलिटिक्स होता है। इसके ऊपर कभी वी विल टॉक एट अनदर डे। बट इनका भारत माता का कंसेप्ट 1904 में देना एंड भारत माता के इंडिया में वन ऑफ द अर्लीस्ट इमेजेस बनाने का काम अवनींद्रनाथ टैगोर इन्होंने करके रखा हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर इन्होंने 1904 में जो ये चीज़ करके रखी हुई थी। औरोबिंदो घोष की अगर हम लोग बात करें तो इनके सगे छोटे भाई दैट इज बरिन कुमार घोष, ही गॉट ट्रैप्ड इन दी यू कैन से दैट अलीपुर कॉन्स्पिरसी केस। एंड अलीपुर कॉन्स्पिरसी केस में जब ये अरेस्ट होने वाले थे तभी जाके औरोबिंदो घोष ने रिटायरमेंट ली ना पॉलिटिक्स से। एंड पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेके अल्टीमेटली औरोबिंदो घोष जो इंडिया में भारत माता के जनक रहे हैं वी कैन से दैट 1910 से लेके 1947 के बीच में पौंडीचेरी में बैठे थे। ऑरोविल आश्रम इन्हीं का है अल्टीमेटली। वही चीज़ अगर आप देखोगे कि 1925 में जब काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरसी हुई, तो काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरसी के बाद मल्टीपल पॉलिटिकल लीडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो अरेस्ट किए गए। एंड अरेस्ट करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नाम अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो जो है बेसिकली बिस्मिल का नाम आता है, या फिर बेसिकली अशफाकुल्ला खान का नाम आता है, राम प्रसाद बिस्मिल बेसिकली। तो ऐसे मल्टीपल लीडर जो यू विल फाइंड, एंड इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जो है इन्होंने बेसिकली मर्सी पिटीशन लिख के रखी हुई थी। ये मर्सी पिटीशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो है रहा है। वही अगर आप बात करोगे तो 1931 में, अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डाटा है बट यू शॉल बी नोइंग इट, 1931 में जब यू कैन से दैट कि भगत सिंह वाज अबाउट टू गेट हैंग्ड, तो भगत सिंह को हैंग करने से पहले भगत सिंह जी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था मर्सी पिटीशन का, इन्होंने कभी मर्सी पिटीशन नहीं दी। दैट्स वाई भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इंडिया में मिलता है। बट फिर इन्हीं के जो साथी रहे हैं दैट इज चंद्रशेखर आज़ाद, ही ट्राइड टू मीट नेहरू एंड गांधी, एंड नेहरू से इनकी एक मीटिंग भी हुई। एंड नेहरू के मीटिंग में चंद्रशेखर आज़ाद जो है इन्होंने पूछ के भी रखा था कि इफ़ वी सरेंडर्ड विल ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांट अस द मर्सी। नेहरू ने प्रॉमिस देके रखा था जवाहरलाल नेहरू ने कि अगर आप सरेंडर करोगे तो वी कैन एटलीस्ट ट्राई फॉर दैट। बट ट्राई करेंगे तो उसकी कोई गारंटी आएगी कि नहीं, ये पता नहीं। ये इंस्टेंस जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें बेसिकली मेंशन भी करके रखा हुआ है।
तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मर्सी पिटिशन जो है सिर्फ सावरकर ने भेजे हुए हैं। ऐसे बथेरे एग्जाम्पल आई कैन गिव यू कि इंडिया में बैठ के जिन्होंने मर्सी पिटिशन जो अंग्रेज गवर्नमेंट को लिखा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अंग्रेज गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज रनिंग एज पर द लॉ, लॉ वॉज सुप्रीम, एंड लॉ के अगर आप खिलाफ जाओगे तो देर इज एन एस्टैब्लिश प्रोसीजर दैट इफ़ यू वांट टू टेक अर्ली एग्जिट तो आपको मर्सी पिटिशन भेजने पड़ते हैं। आज भी तो हम वही करते हैं ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72 हैव दैट मर्सी पिटिशन का राइट। तो आप कोई भी गुनाह इंडिया में करो, यू कैन सेंड मर्सी एप्लीकेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड यही पॉलिटिक्स जो है यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो मर्सी पिटिशन, क्लेमेंसी पिटिशन जो है सावरकर जी से आई हुई है। बट इवन सावरकर जी का क्रिटिसिज्म मर्सी पिटिशन के ऊपर आज जो किया जाता है वो गलत है। एज आई टोल्ड यू कि भाई सावरकर वॉज हेटेड इन इंडिया, वॉज नॉट इज। आज तो इसके वजह से हेट किया जाता है। दिस वॉज नॉट द एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से सावरकर जी को इंडिया में अपोजिशन या फिर हेट का जो है कहीं ना कहीं तो सामना करना पड़ा। अगर हम लोग इसको भी आगे लेके जाते हैं तो भी बेसिकली देन फाइन कि कहीं ना कहीं पे तो जो है सावरकर जी ये बेसिकली अंडमान के जो है जेल में रहे। अंडमान के जेल में वो 1921 तक थे, एंड 1921 के बाद कहीं ना कहीं तो सावरकर जी जो है बेसिकली इनको इंडिया में लाया गया। ही वॉज कन्फाइंड टू द रत्नागिरी 1921 से लेके 19 यू कैन से दैट कि ओ आई माइट हैव मिस्ड आउट दैट पर्टिकुलर स्लाइड इन माय ओपिनियन, यस। तो स्लाइड मिस आउट हो गई मेरी एक, बट इन एनीवेज 1921 से लेके 1937 के बीच में सावरकर जो है ही वॉज कन्फाइंड टू द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में इनको हाउस अरेस्ट में जो है कन्फाइन रखा गया। एंड यही टाइम पीरियड में सावरकर जी ने अपने मल्टीपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो उसको नर्चर करने चालू किए। ये टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तो सावरकर जी ने एक काफ़ी बढ़िया बुक लिख के रखा था, इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, एंड दूसरा बुक जो है हिंदुत्व हु वेर हिंदू। ये बुक जो है सावरकर के खिलाफ के हिट का सबसे बड़ा रीज़न है, जिसकी हम लोग बात करेंगे लेटर ऑन आइडियोलॉजी में जाएंगे तब। बट फिर 1937 तक सावरकर जी का जो पॉलिटिकल करियर है वो ज़्यादा चल नहीं पाया। ही वॉज कन्फाइंड टू द रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। 1937 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस किया, इसके अंडर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, तो बॉम्बे के पहले चीफ मिनिस्टर बीजी खेर, दिस इज बीजी खेर बाय द वे, तो इन्होंने अल्टीमेटली सावरकर जी को जो रिलीज कर दिया। सावरकर जी को रिलीज करने के बाद 1937 से लेकर 38 में सावरकर जी ने राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने कॉन्टैक्ट बनाने चालू किए, एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1939 सावरकर जी बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के चेयरपर्सन बनने के बाद 1939 आते आते ही कहीं ना कहीं तो आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस ने जितनी भी मिनिस्ट्रीज 1937 में बना के रखी थी दे रिजाइन इन 1939। एंड रिजाइन देने के बाद फिर कांग्रेस गवर्नमेंट की लैक्यूना को फिलअप करने के लिए प्रोविंशियल पार्टीज आई, जिसमें कहीं ना कहीं तो अगेन सावरकर जी का एक और क्रिटिसिज्म आपको दिखाई देगा कि ही जॉइंट हैंड विद द मुस्लिम लीग। यस, हमारे पास जो क्रेडिबल एविडेंसेस है कि हिंदू महासभा जो है सिंध प्रांत में एंड आफ्टर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज के टाइम पर में खैबर पख्तूनवा बोला जाता है पाकिस्तान का, ये दोनों जगह पे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जो गवर्नमेंट बनाई है। एंड फर्दर बंगाल वाले एरिया में कृषक प्रजा पार्टी के साथ इन्होंने अपना जो है गवर्नमेंट बनाया था, बट कृषक प्रजा पार्टी जो है इट वॉज ऑलरेडी इन अलायंस विद द मुस्लिम लीग। इस टाइम पीरियड में सावरकर जी का कहना था कि ही इज रनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है सत्ता। यू टेल मी, इट इज़ वेरी मच गिवन थिंग कि अगर आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो तो सत्ता के बिना आप कब तक टिकोगे। आज के टाइम पीरियड में आप अपनी प्रोविंशियल पॉलिटिकल पार्टी देखो या फिर सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी देखो, सब जगह पे आपको कहीं ना कहीं पे तो दिखाई देगा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता की मलाई खाना चाहती है। उस ज़माने में कांग्रेस ने 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शन जीते हुए थे, वो पर्टिकुलर इलेक्शन में कांग्रेस ने किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोलिशन नहीं बनाई। वो कांग्रेस का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। अगर आपने पेड लेक्चर करके रखे तो वो सिनेरियोज मैंने आपको बताया था कि 37 टू 39 कांग्रेस ने किया क्या। बट फिर 39 में जैसे ही सावरकर बेसिकली केम आउट ऑफ द प्रिजन, सॉरी केम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस अरेस्ट 37 में, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज में जाके सत्ता में जो वो आना चाहते थे, एंड ही अल्टीमेटली डिड इट बिकॉज वो फंडिंग ज़रूरी है। एंड सिंस नाउ यू आर इन पावर यू हैव टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। तो इवन गवर्नमेंट के साथ का कोऑपरेशन जो आपका सावरकर का दिखाई देगा। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च की तो सावरकर साइडेड विद द गवर्नमेंट, बट ये टाइम पीरियड में कौन गवर्नमेंट के साथ नहीं था। ये टाइम पीरियड में अंबेडकर गवर्नमेंट जी के साथ थे, यही टाइम पीरियड में जिन्ना गवर्नमेंट के साथ थे। सिर्फ कांग्रेस इंडिपेंडेंस की बातें कर रहा था, बाकी की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं तो जो है सत्ता में शामिल थी प्रोविंशियल लेवल पे,
तो दे ऑलवेज कोऑपरेटेड विद द गवर्नमेंट. एंड इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो नॉट द क्रिटिसिज्म ऑफ यू कैन से दैट कि सावरकर, बिकॉज कांग्रेस भी तो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर ही रहा था. तो इवन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसको हमेशा हाईलाइट किया जाता है कि देखो सावरकर जो है गवर्नमेंट के साथ थे 1942 में, वो क्विट इंडिया मूवमेंट को भी अपोज किए, मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला के बैठे थे. दिस ऑल थिंग्स वर डन बाय कांग्रेस इन द इनिशियल फेज. सावरकर ने ये लेटर ऑन करके रखी हुई थी. इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना का जो टू नेशन थियरी है, उनके सबसे बड़े एडवोकेटरी या फिर सपोर्टर इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर जी रहे हैं. एंड अम्बेडकर जी ने जिन्ना की स्टेटमेंट को सपोर्ट दे के रखा था इन ऑर्डर टू अपोज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स पॉलिटिक्स. अल्टीमेटली ये एक एंगल जो है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सबसे बिगेस्ट एंगल जो सावरकर के क्रिटिसिज्म का रहा है, जो सेंसिटिव टॉपिक है, तो आई विल नॉट ड्वेल मच इनटू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बट ऑब्वियसली अपोजिशन टू द पार्टीशन. 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना तो सावरकर वॉज नॉट हैप्पी विथ इट, बिकॉज सावरकर का सपना था अखंड भारत का. अखंड भारत नहीं आया तो ही डिड नॉट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस. फर्दर सावरकर ऑलवेज वांटेड इंडिया शॉल रिमेन अ हिंदू कंट्री. गांधी जी और नेहरू के अंडर इंडिया सेक्युलर कंट्री बन गई. एंड इसी का कहीं ना कहीं तो जो है प्रॉब्लम धीरे धीरे कांग्रेस, इंडिया, गांधी सभी को आने भी वाला था. तो इन ऑर्डर टू बेसिकली vent their anger, you can say, जो right winger political organizations है, we cannot name them, obviously they must have joined together in order to carry out assassination of the Gandhi. यहाँ पे you can clearly see नथुराम गोडसे, सावरकर, ये सभी लोग जो है बेसिकली काफ़ी बड़े you can say that की केस में इसके बाद गए. बट 1954-55 आते आते ये केस का जो वर्डिक्ट आया तो सावरकर वॉज ऑलवेज फाउंड नॉट गिल्टी. सावरकर ने कभी भी ये क्लेम नहीं करके रखा हुआ है कि हम लोगों ने यू कैन से डैट कि बेसिकली गांधी जी का असैसिनेशन करके रखा. प्रॉब्लम कब हुआ? 1963 में, प्रिसाइडली 1963 में, जब बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर गांधी असैसिनेशन के छोड़े गए तो पूना में इनका एक सत्कार सभा ऑर्गेनाइज किया गया था. एंड इसमें केतकर, हु वाज बेसिकली द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ लोकमान्य तिलक, ही गेव अ स्टेटमेंट कि आई वॉज अवेयर 6 महीने पहले से ही कि गांधी जी का असैसिनेशन होने वाला है. एंड ये स्टेटमेंट की वजह से जो है सावरकर के ऊपर लगा हुआ वो लांछन कभी निकल ही नहीं पाया. बट आज तक ये कॉन्स्पिरसी जो है हमेशा रही है कि गांधी जी के असैसिनेशन में कहीं ना कहीं तो सावरकर का जो है बेसिकली हाथ रहा है. ट्रायल वॉज देयर, अल्टीमेटली नाथुराम गोडसे वॉज हैंग फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, बट फिर सावरकर जो ही वॉज अल्टीमेटली लेफ्ट. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्सल होता है. पॉलिटिक्स में खून होता है, पॉलिटिक्स में जेल होता है, पॉलिटिक्स में मर्सी होती है, पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइजेस होता है. हु डिड नॉट डू दैट? एवरीबडी डिड इट. एंड इन दैट कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं तो ये सारी चीज़ें जो है सावरकर के क्रिटिसिज्म का कभी भी वैलिड पॉइंट नहीं रही है. अगर 1947 से लेके 1966 जब सावरकर जी चले गए, ही डाइड इन 1966, ये टाइम पीरियड की अगर आप बात करोगे तो सावरकर के खिलाफ का हेट जो है सबसे ज़्यादा रहा है इंडिया में. एज आई टोल्ड यू कि जब 1963-64 में यू कैन से दैट कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज इन द गांधीज केस, तो एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम लोकल बॉम्बे पॉपुलेशन, उस ज़माने में बॉम्बे बोला जाता था, आज के टाइम पीरियड में मुंबई, तो लोकल बॉम्बे पॉपुलेशन ने जो है सावरकर के घर के ऊपर पत्थरबाजी भी करके रखी हुई थी. तो ये इतना ज़्यादा हेट अल्टीमेटली सावरकर के खिलाफ आया कहाँ से? एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द रियल रीज़न ऑफ द हेट, then that particular reason lies in the ideology, not in the political activity. एक लीडर, हमेशा याद रखोगे कि ये दो चीज़ों में तोला जाता है. लीडर की अपनी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, सिंपल है. हर एक पर्टिकुलर लीडर को जब आपको यू कैन से दैट गेज करना है या फिर तोलना है तो इसकी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है. एंड एज आई टोल्ड यू, पॉलिटिकल एक्टिविटी में आपको सब कुछ दिखाई देगा. इसमें मर्डर, असैसिनेशन, रायट्स, ये चीज़ें आपको दिखाई देगी, जेल टाइम दिखाई देगा, एंड देयर आफ्टर इसमें जो है कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस आपको दिखाई देंगे. तो दिस इज समथिंग दैट इज एन एक्सेप्टेबल पैरामीटर ऑफ द पॉलिटिक्स. आज के टाइम पीरियड में भी जब आप अपने MP MLA को वोट देने जाते हो, टेल मी ऑनेस्टली, आप देखते हो क्या उनका बैकग्राउंड, कि उसने कितने रेप किए, कितने गैंग रेप किए, या फिर उसने कितने जो है असैसिनेशन, मर्डर करके रखे? आप नहीं देखते ना. दैट्स इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ दी क्रिमिनल जो है वो पार्लियामेंट में जाके बैठे हुए हैं. वो ज़माने के लोग भी इसको नहीं देखा करते थे ज़्यादा. दिस पर्टिकुलर थिंग नेवर मैटर्ड. What matters is the ideology of that particular leader. आज के टाइम पीरियड में you might be the supporter of the Congress, you might be the supporter of the BJP. तो जैसे आप एक लीडर को सपोर्ट करते हो, आपको लीडर की एक्टिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको लीडर की आइडियोलॉजी से फ़र्क पड़ता है. आप आइडियोलॉजिकल बेस पे वोट देते हो कि अगर आप BJP के कैंडिडेट को वोट दे रहे हो देन यू हैव वन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी,
अगर आप कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे रहे हो तो यू हैव वन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, डू यू लुक एट द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लीडर, यू विल नेवर लुक एट द पॉलिटिकल एक्टिविटी। एंड ये चीज़ आज है मॉडर्न टाइम पीरियड में जब इंडिया सबसे ज़्यादा लिटरेट है इन इट्स हिस्ट्री, तो उस ज़माने में जो है चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ही सेम या फिर यू कैन से वर्स्ट हुआ करती थी। एंड इन दैट कैपेसिटी दिस आइडियोलॉजी जो है दैट मैटर्स। सावरकर जी के खिलाफ का जो हेट है वो सबसे ज़्यादा यही आइडियोलॉजी के ऊपर रहा है। 1947 में जब इंडिया क्रिएट हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया यू कैन से दैट, तो इंडिया में जो है दो ओपिनियन थी कि इंडिया शॉल ओनली बी फॉर हिंदू, इंडिया शॉल बी फॉर ऑल। अगर आप इंडिया फॉर ओनली हिंदू अगर ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हो देन आज के टाइम पीरियड में आपको राइट विंगर बोला जाता है। अगर इंडिया फॉर ऑल ये अगर आइडियोलॉजी अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको सेंट्रिस्ट या फिर लेफ्टिस्ट जो है आज के टाइम पीरियड में इंडिया में बोला जाता है। एंड हियर इन लाइज द प्रॉब्लम, 1947 के बाद ये आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन इंडिया का इतना ज़्यादा हो गया है कि एक ज़माने में ये लीडर एक साथ बैठा करते थे। जवाहरलाल नेहरू अगर चाहते तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा राइट विंग ख़त्म कर सकते थे। सिमिलरली अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट अभी 20 ईयर्स पहले था, तो वो चाहते तो आज का गवर्नमेंट जो कर रहा है वो उस ज़माने में कर सकते थे। बट फिर जवाहरलाल नेहरू हमेशा राइट विंग पॉलिटिक्स को रिस्पेक्ट देते हुए आपको दिखाई देंगे। जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में राइट विंग लीडर्स बैठे हुए थे, राजेंद्र प्रसाद हो सकते हैं जो प्रेसिडेंट थे, एंड देर आफ्टर इवन सरदार पटेल हो सकते हैं, JB कृपलानी हो सकते हैं। एंड वही वाली चीज़ जो आपको वाजपेयी जी के कैबिनेट में दिखाई देगी कि वाजपेयी जी के कैबिनेट में सेंट्रिस्ट लेफ्टिस्ट लीनिंग पर्सनैलिटी जैसे अरुण शौरी आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं तो बैठे हुए थे। एंड ये सारी चीज़ें ये लीडर जब मैनेज कर रहे थे तो इनको ये आइडियोलॉजी से असर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट आज के टाइम पीरियड में ये पोलराइजेशन जो है इतना ज़्यादा हो चुका है कि कहीं ना कहीं तो आइडियोलॉजी में ये दोनों लोग जो एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते। बट इन दैट कैपेसिटी सावरकर बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। एंड ये आइडियोलॉजी को जो सावरकर बिलोंग करते हैं तो उनके खिलाफ का हेट जो है लेफ्टिस्ट सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी में आपको हमेशा दिखाई देगा। सावरकर जी ने सबसे पहले जो इंडिया में हिंदुइज्म की जो आवाज़ बुलंद करना चालू किया। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि हिंदुत्व, हु इज़ हिंदू एंड इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, ये दो बुक सावरकर जी ने 1920s में लिखे। एंड इसी में सावरकर जी ने कहीं ना कहीं तो भारतवर्ष के साथ साथ कंसेप्ट ऑफ द हिंदू एंड हिंदू रिलीजन में बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म ये तीनों को लाने का काम किया। सावरकर ऑल्सो वॉन्टेड टू क्रिएट इंडिया इंटू अ हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? हिंदू राष्ट्र मतलब एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पे सिर्फ हिंदू लॉज चलेंगे। हिंदू लॉज चलेंगे का मतलब क्या है कि एंशियंट टाइम पीरियड में इंडिया में सूत्र, स्मृति एंड आफ्टर शास्त्र लिटरेचर जो चला करते थे तो उनके पैरामीटर के ऊपर वी नीड टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ सावरकर नेवर सपोर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। सावरकर का कहना है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कल्चरल इथोस के हिसाब से नहीं बना है। इंडिया के कल्चरल इथोस मतलब एंशियंट टाइम पीरियड के लॉज एंड एंशियंट टाइम पीरियड के लॉज के हिसाब से अगर सावरकर का कहना है कि ये बुक नहीं बना है तो ही नेवर सपोर्टेड इट। इनफैक्ट आज भी अगर आप नॉर्मल डिस्कोर्स में देखते हो तो बहुत सारे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन का एक क्रिटिसिज्म जाता है कि दे नेवर सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन द इनिशियल टाइम पीरियड। और ना करने के पीछे का रीज़न ही वो था कि कहीं ना कहीं तो सावरकर की आइडियोलॉजी से आप बंधे हुए हो। आपका हमेशा ये मानना है कि इंडिया इज़ ओनली फॉर हिंदू, बट फिर जब आप इंडिया इज़ ओनली फॉर हिंदू बोलते हो तो कहीं ना कहीं तो हिंदू लॉज के ऊपर आपका जो हमेशा एम्फोसिस जाता है। हिंदू लॉज के ऊपर जो है कहीं ना कहीं तो आप यू वांट कि सारी चीज़ें जो होनी चाहिए। एंड यही चीज़ जो है सावरकर के लिए हमेशा इंडिया में निगेटिव रही है। अगर आप 1940s 50s एंड 60s की बातें करोगे तो वो पर्टिकुलर इंडिया जो रहा है उस ज़माने का, दे नेवर कंसिडर देमसेल्व्स एज हिंदू। वो लोगों के लिए जो है वो पर्टिकुलर इंडिया हमेशा ऑल एनकम्पासिंग चाहिए था। इसके लिए उस ज़माने की हिंदू पॉपुलेशन को क्रिटिसाइज भी किया जाता है ना, अपने लोग ही धोखा दे गए, अपने लोग ही उस ज़माने में अगर मुस्लिम लोगों को भगा देते थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, आज का हिंदू अलग है, उस ज़माने का हिंदू अलग था। वो ज़माने का हिंदू ऑल इनकम्पासिंग था, आज के ज़माने का हिंदू जो है सिर्फ हिंदू के लिए काम करना प्रेफर करता है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न था सावरकर को अपोज करने के लिए विद इन इंडिया कि इवन राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन मेजॉरिटी ऑफ देम एंड इवन यू कैन से हिंदू पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिड नॉट वेंट वेल और डिड नॉट गो वेल वी कैन से विद द सावरकर बिकॉज वो कभी आइडियोलॉजिकल कनेक्ट इनका बन ही नहीं पाया। बट फिर दिस इज नॉट इट ना। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लोग बात करें तो जब आप हिंदुइज्म को सपोर्ट करोगे या फिर हिंदू लॉज को सपोर्ट करोगे तो गड़बड़ होगी। सावरकर के स्टेटमेंट में हमको डाइकोटॉमी दिखाई देती है कि हिंदू रिलीजन में एवरीथिंग रन्स एज पर जाति एंड वर्ण। तो फिर इसके ऊपर आपके ओपिनियन क्या है
तो एज अर्ली एज 1931 में उन्होंने जो है जाति एंड वर्ण को अपोज किया। बट व्हेन ही बिकम द पॉलिटिकल लीडर ऑफ हिंदू महासभा इन 1939, तो बहुत सारे लोगों ने इनको सवाल पूछा। हिंदू महासभा वॉज ब्राह्मण क्षत्रिय डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन बैक देन, कि अनटचेबिलिटी के ऊपर आपका क्या कहना है, टेम्पल्स में आजकल अनटचेबल जा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। तो सावरकर ने टाइम पीरियड में एक स्टेटमेंट देके रखा हुआ था कि हम लोग जो है किसी भी तरीके से अनटचेबल्स को हमारे टेम्पल में जो है नहीं जाने देंगे। दिस इज समथिंग दैट ही हैड रीइटरेटेड अगेन एंड अगेन। तो अगेन यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सावरकर ने एक बार लिप सर्विस देके रखी है कि कहीं ना कहीं तो जो है बेसिकली वी आर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। बट जब आप पॉलिटिकल पावर में आ गए एंड जब आपको डिसीजन लेना था तो अल्टीमेटली यू फ्लॉन्डर्ड। 1940 से लेके 1947 के बीच में यू कैन से दैट कि कहीं ना कहीं तो सिंध में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में एंड देयर आफ्टर बंगाल में आपका सरकार था। यू डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर द एबॉलिशन ऑफ जाति, यू डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर द एबॉलिशन ऑफ द वर्ण। एंड करोगे भी कैसे ना, राइट विंग पॉलिटिक्स का बहुत ही इसेंशियल पैरामीटर हमेशा रहा है। गांधी जी का ये डिलेमा हमेशा रहा है, पटेल जी का ये डिलेमा रहा है, इवन लोकमान्य तिलक का ये डिलेमा जो हमेशा रहा है कि आउट इन द ओपन ये लोग अनटचेबिलिटी को क्रिटिसाइज करेंगे, बट वंस दे आर इन द पॉलिटिकल पावर दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज ऑल ऑफ देयर सपोर्टर आर ब्राह्मण क्षत्रिय और द अपर एलाइड पॉपुलेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो क्रिटिसिज्म रहा है। सावरकर जी का क्रिटिसिज्म फर्दर अगर हम लोग बात करें तो वुमन सेक्शन से भी हमेशा आपको दिखाई देगा। सावरकर की उस जमाने की जो आइडियोलॉजी वुमन सेक्शन के लिए रही है, इट वॉज नॉट कंड्यूसिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वुमन। सावरकर जी का हमेशा कहना था कि वुमन को करना क्या चाहिए, किचन एंड चिल्ड्रन, सिंपल है। सावरकर जी जो है ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट सपोर्टर ऑफ द मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है इसमें सावरकर जी को हमेशा बहुत ही ज़्यादा रुचि रही है। एंड सावरकर जी का हमेशा यह मानना था कि मनुस्मृति के लॉज दे वर क्वाइट फैंटास्टिक फॉर द मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को संस्कारी बनाना है या फिर मॉडर्न इंडिया को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं तो ये वाले लॉज जो है फॉलो करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे अगेन सावरकर जी जो है बेसिकली कहीं ना कहीं तो वुमन सेक्शन को घर में कन्फाइन रखने की बातें किया करते थे। कहीं ना कहीं तो किचन एंड चिल्ड्रन जो है दे आर द मेन ड्यूटीज ऑफ द वुमन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वुमन को जो एजुकेशन भी दिया जाएगा, दैट शॉल फोकस कि हाउ अ गुड मदर एंड आफ्टर हाउ गुड वुमन कैन बी क्रिएटेड, मतलब होमली पतिव्रता नारी कैसे बनानी है। इसके वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर हम लोग 1931 के सेंसस की ही बात करते हैं, जो इंडिया का वन ऑफ द अर्लियर सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस रहा है, तो ये पर्टिकुलर सेंसस की वजह से हमको पता है कि इंडिया में जो है 52% पॉपुलेशन ओबीसी है, 23% पॉपुलेशन जो है रफली पकड़ कर जो 22.5 टू बी प्रिसाइजली ये SC/ST है। एंड देन आफ्टर उस जमाने में इंडिया में एक रफली 38% पॉपुलेशन जो है ये बेसिकली वुमन की हुआ करती थी। तो ये लार्जेस्ट सेक्शन क्या सीधा सीधा अगेंस्ट चले गए ना। एज आई टोल्ड यू कि लीडर की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर लाइकिंग होती है, लीडर की एक्टिविटीज़ के ऊपर लाइकिंग नहीं होती है। आप राहुल गांधी को हेट करते हो नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी। आप नरेंद्र मोदी जी को हेट करते हो नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविटी बट बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी। एंड यहीं पे कहीं ना कहीं तो जो है फिर हिस्टोरियंस और द पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम दे अंडरस्टूड और दे बेसिकली टेल्स अस कि कहीं ना कहीं तो जो है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजिकल गड़बड़ हो गई कि आपके पीछे मेजोरिटी ऑफ इंडियंस कभी आ ही नहीं पाए। एंड अगर आपके पीछे मेजोरिटी ऑफ इंडियंस नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ जो है होनी ही है। एंड फर्दर अल्टीमेटली सावरकर जी के ऊपर का सबसे बिगेस्ट एलिगेशन विच वी कैन नेवर फॉरगेट कि इट इज़ बेसिकली ऑलवेज स्टेटेड इन आवर कंट्री कि सावरकर जी जो है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट शायद आपको पसंद नहीं आएगा बट बिपान चंद्रा का स्टेटमेंट है। एंड बिपान चंद्रा का कहना था कि सावरकर by writing the book on revolt of 1857 that is first war of Indian independence converted Hinduism into violent हिंदुत्व। वॉयलेंट हिंदुत्व इंडिया में अगर किसी ने इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है तो दैट वाज बेसिकली सावरकर। ये सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं तो हम लोगों को सावरकर जी के साथ दिखाई देता है। अगर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर का अगर आप बेसिकली ये बुक पढ़ोगे तो ये पर्टिकुलर बुक में हर जगह पे सावरकर जी ने हिंदू रिलीजन की ग्लोरी एंड हिंदू रिलीजन ने जो एट्रोसिटी करके रखी थी, और सीपॉइज ने एट्रोसिटी की थी, नॉट हिंदू रिलीजन, बट फिर सीपॉइज को हिंदू कंसिडर करना है, ये एट्रोसिटी को हिंदू रिलीजन का पार्ट बनाना, ये बहुत ही इलेबोरेट लेवल पे सावरकर जी ने किया था। जैसे जब बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ झांसी की रानी ने रिवॉल्ट किया प्रिसाइजली इन 1857 सितंबर, तो एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम एक रफली 12 यू कैन से दैट कि वुमन जो है दे वर बेसिकली किल्ड।
12 वुमन एंड देयर आफ्टर 3 चिल्ड्रन। तो सावरकर जी ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट देकर रखा है कि वुमन हैड लिटिल चिल्ड्रन in their laps and these children were clinging to their mother. This woman, infant and older children were guilty of being white and were decapitated with a black sword. Decapitated मतलब इनका गला काट दिया। एंड ये चीज़ को अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो बाय स्टेटिंग दैट इट इज़ अ होली सैक्रिफाइस और इट इज़ नथिंग बट द बलि आहुति दी गई है, ये किसके लिए, तो स्वतंत्रता के लिए। तो दिस इज समथिंग दैट अल्टीमेटली कन्वर्टेड दैट एंटायर गैमट ऑफ द हिंदुइज्म फ्रॉम द पीसफुल आइडियोलॉजी टू द वायलेंट आइडियोलॉजी। एज आई टोल्ड यू अभी थोड़े टाइम पहले कि 1940, 50 एंड 60 के टाइम पीरियड में हिंदू वॉज पीसफुल। आज का हिंदू वॉयलेंट है ऐसा कहा जाता है, वो कितना सच है कितना नहीं है नोबडी कैन टू नो, बट इसके पीछे जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म सावरकर जी का जो हमेशा दिया जाता है। तो इट इज़ आइडियोलॉजी जो हमेशा सावरकर जी के लिए जो है प्रॉब्लमेटिक रही है। एंड यही आइडियोलॉजी की वजह से वो वोट बैंक पॉलिटिक्स आपका कभी भी पीछे नहीं आ पाया। एंड मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द इंडिया जो है कहीं ना कहीं तो सावरकर जी को जो आपको हमेशा अपोज करता हुआ या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम वी कैन सेफली से हेट मॉन्जरर होता हुआ जो है दिखाई देगा। बट इन नटशेल जब हम लोग फाइनल कंक्लूजन की बातें करते हैं तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि इंडिपेंडेंस एज आई टोल्ड यू is not, you can say that ki the claim of one particular individual or is the claim of the multiple or your political party. Independent जो है कहीं ना कहीं पे तो you can clearly say was an amalgam of the different endeavors of by the different political leader, and apart from that it was an endeavor of the multiple political ideology. जब इंडिपेंडेंस इंडिया में चला तो इंडिपेंडेंस में इट वाज अ क्वेश्चन दैट वाज ऑफ्टन आस्क्ड कि व्हाट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद का इंडिया जो है कैसा रहेगा। एंड इसका एक ही सोल्यूशन था, इंडिपेंडेंट के बाद जो है इंडिया हिंदुइज्म के रास्ते पे जाएगा, इंडिया जो है वापस से मुस्लिम रास्ते पे जाएगा, इंडिया जो है कहीं ना कहीं तो जो है सोशलिज्म के रास्ते पे जाएगा, या फिर इंडिया जो है कहीं ना कहीं तो कम्युनिज्म के रास्ते पे जाएगा, या फिर इंडिया जो है कहीं ना कहीं तो कैपिटलिज्म के रास्ते पे जाएगा। एंड वी हैड लीडर्स ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस आइडियोलॉजी। सावरकर बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ब्रांड। Thereafter we can say that ki Jinnah belong to this particular brand, Nehru belong to this particular brand. You can say that कि कहीं ना कहीं तो जो है basically this one that is Subhash Chandra Bose belong to this particular brand and thereafter फिर सरदार पटेल belong to this particular land. एंड कहीं ना कहीं तो आज के टाइम पीरियड में भी ये सवाल जो है इंडिया में उठाया जाता ही है कि 1947 में अल्टीमेटली नेहरू बिकम विक्टोरियस, इंडिया बिकम अ सोशल सेक्युलर कंट्री, बट वो रास्ता सही था या नहीं था। एंड अगर वो रास्ता सही नहीं है तो व्हाट कैन बी दी अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव देखने के लिए आपको फ्यूचर में जाने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू गो 70 ईयर्स बैक। 1947 के पहले ये सारा ही आइडियोलॉजिकल गैमट आपको इंडिया में प्ले होता हुआ दिखाई देगा। ये हर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ने इंडिया को बनाया है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जिन्हा तो चले गए, जिन्हा को जो है छोड़ दो, बट इंडिया में बैठा हुआ मुस्लिम है या फिर हिंदू है, सोशल है, कम्युनिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, ideologically he can be divided but he is equally patriotic as well as nationalist just like you, and that's why stop spreading hate against this particular ideology. Hate का जो है एक ही रिजल्ट होता है, फर्दर डिवीजन या फिर सिविल वॉर इन द कंट्री। एंड दैट वुड बी इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगेन जाते जाते सावरकर जी का जो कंट्रीब्यूशन जो है वो दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए या फिर दैट पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के लिए ट्रिमेंडस रहा है। एंड सिंस मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन सब्सक्राइब टू दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी and majority of the Indian thinks that this particular ideology is going to take India forward, you have to give respect to it. That is the true meaning of the democracy. And while stating it, Savarkar, even though a controversial figure, at the end he had played a very crucial role in the Indian independence movement. So thank you so much guys, that would be it from my side. I hope it is quite clear कि जब झगड़ा करना है तो थोड़ा सा रैशनली करो, कभी भी जो है वॉर मॉन्जरर, हेट मॉन्जरर, अननेसेसरी जो है दूसरे की ओपिनियन, दूसरों के बेसिकली आइडियोलॉजी जो उसको क्रिटिसाइज मत करो।